प्रीतम और माया की शादी हुए 1 साल बीत चुका था। प्रीतम की पत्नी माया बड़ी शौक और चुलबुली थी। अपनी अदाओं से वह प्रीतम को हमेशा मदहोश किए रहती थी। उसको पाकर प्रीतम की जिंदगी रंगीन और खूबसूरत हो उठी थी और वह हमेशा आकाश में उड़ान भरने को तैयार हो उठता था। माया उसकी इस उड़ान को हमेशा ही सहारा देकर सपनों की दुनिया में ही रखती थी। अपने मायके में भी माया खोली हिरनी की तरह मोहल्ले भर में घूमती रहती थी। इसमें उसे कोई हिचक नहीं होती थी, क्योंकि उसकी माँ बचपन में ही मर गई थी और सौतेली माँ का उस पर कोई कंट्रोल न था। माया छोटे बड़े किसी काम में, किसी मौज में अपनी सीमा लांघने से कभी भी नहीं हिचकती थी। शादी से पहले ही उसका नाम मोहल्ले के कई लड़कों से जोड़ा जाता था। इसी से तंग आकर माता पिता ने बड़ी मुश्किल से वर ढूंढकर जल्दी से माया का ब्याह कर दिया। वैसे ब्याह कर अपने घर आने के बाद पहले तो माया ने अपनी बोली और बर्ताव से पूरे घर का दिल जीत लिया, पर जल्दी ही वह अपने रंग में आ गई। उसे एक आदमी का साथ रास नहीं आ रहा था। वो जंगली पौधे की तरह न जाने कितने मर्दों से लिपटती आई है। प्रीतम के बड़े भाई अभय के 4 बच्चों में से बड़ी एक बेटी थी, जो अब सयानी और शादी के लायक हो चली थी। उसका नाम नैना था। अभय के 2 बेटे अभी छोटे ही थे और उनसे छोटी एक बेटी और थी। कुल मिलाकर माया का विवाह एक संयुक्त परिवार में हुआ था। माया के सास ससुर और अभय अब कभी कभी नैना की शादी कर देने की चर्चा छेड़ देते थे, जिससे वह डर जाती थी। उसकी शादी में अच्छा खासा खर्च होने की उम्मीद थी। माया चाहती थी कि अगर किसी तरह उसका पति अपने भाई और माँ बाप से अलग होने को राजी हो जाए तो शादी में होने वाले इस खर्च और माँ बाप की जिम्मेदारी से वह बच निकलेगी। माया ने मौका देखकर प्रीतम को अपने मन की बात बताई। प्रीतम एक सीधा साधा जवान था। वह घर के एक सामान्य सदस्य की तरह रहता और बेहद अच्छा खासा कमाता था। वह इन छल प्रपंचों से कोसों दूर था। माया की बातों को सुनकर पल भर के लिए तो प्रीतम को बहुत बुरा लगा। लोक लाज से वह चाहता था अपने बड़े कमाई से कमजोर भाई की हमेशा सहायता करे, नहीं तो दुनिया क्या कहेगी। पर माया ने जब इन सारी बातों की जिम्मेदारी अपने ऊपर छोड़ देने की बात कही तो वह चुप हो गया। उसने प्रीतम को आश्वस्त किया, वो सब संभाल लेगी। यही तो माया चाहती थी। अब वह आगे की चाल के बारे में सोचने लग गई। पहले कुछ दिनों तक तो उसने नैना से खूब दोस्ती बढ़ाई और उसे घूमने फिरने, खेलने खिलाने वगैरह की पूरी आज़ादी दे दी। वह उससे लड़कों की बातें भी करती, फिर खुद ही अपने सास ससुर से उसकी शिकायत भी करने लगी, जिससे उसकी इमेज बिगड़ जाए। 1-2 बार उसने नैना को गुपचुप उसी के मोहल्ले में रहने वाले अपने चहेते पड़ोसी विकास के साथ मूवी देखने भेज दिया और पीछे से ससुर को भी भेज दिया। नैना के रंगे हाथ पकड़े जाने पर माया ने उसे घर में रखने से साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, ऐसी बदचलन लड़की को हम अपने घर में नहीं रखेंगे। मेरा पति कमाकर सारे घर का खर्च चलाता है और हम क्यों इस आवारा लड़की की जिम्मेदारी लें। सास ससुर, रिश्तेदार और पड़ोस मोहल्ले वाले उसे समझा समझा कर थक गए, पर उसने तब तक कुछ नहीं खाया पिया जब तक उनके अलग रहने का फैसला नहीं ले लिया। अब तो माया की पौ 12 थी। अकेले घर में उसे सभी तरह की छूट थी। ना दिन में कोई देखने वाला, ना रात में कोई उठाने वाला। अब तो वह अपनी नींद सोती और अपनी नींद जागती थी। प्रीतम तो उसके रूप और जवानी पर पहले से ही लट्टू था। बंटवारा होने के बाद से तो वह उसका और भी एहसानमंद हो गया था। प्रीतम दिन भर अपनी ड्यूटी करता और रात को खा पीकर माया के रूप रस का पान कर सो जाता। इस बीच माया क्या करती है, क्या खाती पीती है, कहाँ उठती बैठती है, इसका उसे बिल्कुल भी
एहसास न था और ना ही चिंता थी। वह माया पर पूरा भरोसा करता था। माया ने एक मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। कुछ ही दिनों में उसने अपने पुराने प्रेमी से फ़ोन पर बात की। सुनो राणा, अब मैं यहाँ भी पूरी तरह से आज़ाद हूँ। तुम जब चाहो समय निकालकर यहाँ आ सकते हो। केवल इतना ध्यान रखना कि मेरे मोहल्ले से कुछ दूर के पास आकर पहले मुझसे बातचीत करके ही घर पर आना, समझे? क्यों, अब मेरे रात में आने से तुझे अपनी नींद में खलल पड़ती है क्या? दिन में बार बार तुम्हारे यहाँ आने से नाहक लोगों को शक होगा, राणा ने कहा। रात के अंधेरे में तो सभी काला धंधा चलाते हैं, पर दिन के उजाले में भी कुछ दिन अपना काला धंधा चलाकर मज़ा लेने में क्या हर्ज है? रात में प्रीतम के डर के बीच वह मज़ा कहाँ जो दिन के उजाले में अपने प्रेमी के बिछावन पर मिलेगा। ठीक है माया, तुम्हारी बातों को मैंने कब काटा है। यह आदेश भी सिर आंखों पर, लेकिन जोश में होश कभी नहीं खोना चाहिए। ठीक है, कल दोपहर बाद, राणा बोला। दूसरे दिन सवेरे ही माया ने प्रीतम को चाय नाश्ता कराकर दोपहर का खाना देकर ड्यूटी पर इस तरह विदा किया जैसे कोई माँ अपने बच्चे को तैयार कर पढ़ने के लिए भेजती है। ठीक 12:30 बजे मोबाइल फ़ोन की घंटी बजने लगी। भीतर बाहर अगल बगल देखकर माया ने राणा को घर आने का सिग्नल दे दिया। राणा सावधानी से उसके दरवाजे तक आ गया और वहां से उसे अपने आंगन तक ले जाने के लिए तो माया वहां मौजूद थी ही। तकरीबन 2 घंटे तक राणा वहां रहकर मौज मजा लेता रहा। फिर जैसे आया था वैसे ही लौट गया। ठीक उसी समय अलग हुए बराबर के घर में नैना अपने छोटे भाई को स्कूल से ला रही थी। नैना ने चाची के घर से निकल रहे एक अजनबी को जाते देखा तो उसे कुछ अटपटा लगा। वह चुप लगा गई। दूसरे दिन भी जब नैना भिखारी को रोटी देने दरवाजे पर आई तो उसे अपने प्रेमी विकास को माया के घर से निकलते देखा। देखते ही वह पहचान गई कि यह वही विकास है जिसके साथ चाची उसे बदनाम करके दादा दादी और उनसे अलग हुई थी। अब तो नैना के मन में कुछ उथल पुथल सी होने लगी। उसने अपने मन को शांत कर एक फैसला लिया और मुस्कुराने लगी। अब नैना बराबर चाचा के घर की निगरानी करने लगी। वह अपने आंगन से निकलकर चुपके से चाचा चाची के घर की ओर देख लेती और लौट जाती। एक दिन उसे फिर एक नया अजनबी उस आंगन से निकलते हुए दिखा। अब नैना से रहा नहीं गया। उसने अपनी दादी से सारी बातें बताईं। वह बूढ़ी अपनी एक खास जवान पड़ोसन से मदद लेकर इस बात की जांच में जुट गई। तीनों मिलकर छिप छिप कर एक हफ्ते तक निगरानी करती रहीं। नैना की बात 16 आने सच साबित हुई। फिर दादी ने अपने बड़े बेटे अभय और अपने पति से सहयोग लेकर एक नई योजना बनाई और 2-4 दिनों तक और इंतज़ार किया। दूसरी ओर माया इन सभी बातों से अनजान मौज मस्ती में मशगूल रहती थी। वैसे उसके घर में जो भी मर्द आता था वह कोई कीमती चीज़ उसे देकर जाता था। विकास को आए जब कई दिन हो गए तो माया के मन की तड़प बढ़ गई। दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ख्याल आया कि रवि भी आने से मना कर चुका है तो क्यों ना आज फिर एक बार विकास को ही बुला लिया जाए। उसने झट से मोबाइल फ़ोन उठा लिया। दूसरी ओर से विकास ने पूछा, हाँ माया, क्या हालचाल है? तुम वहाँ खुश तो हो ना? क्या खाक खुश रहूँगी? तुम तो इधर का रास्ता जैसे भूल ही बैठे हो। दिन भर बैठी रहती हूँ मैं तुम्हारी याद में और तुम तो जैसे ईद का चांद बन गए हो आजकल। बोलो क्या हुक्म है? आज तुम दोपहर के 12 बजे मेरे घर आ जाओ। हुजूर का हुक्म सिर आंखों पर, कहते हुए विकास ने फ़ोन काट दिया। माया ने तो अपनी योजना बना ली थी पर उसे भनक तक नहीं थी कि कोई उस पर नज़र रखे हुए है। विकास पर नज़र पड़ते ही सभी सावधान हो गए। वह एक ओर से आकर माया के आंगन में घुस गया। लोगों ने देखा कि माया उसे दरवाजे से भीतर ले गई। नैना ने दादी के कहने पर प्रीतम चाचा को भी बुला लिया था। धीरे धीरे
कुछ और लोग आ गए और अब प्रीतम आ गया। तब प्रीतम को आगे कर सभी लोग उसके दरवाजे पर पहुंच गए। दस्तक देने पर जब दरवाज़ा नहीं खुला तब लोगों ने प्रीतम को ऊंची आवाज़ लगाकर माया को बुलाने को कहा। उसकी आवाज़ को पहचान कर माया को कुछ शक हुआ, क्योंकि आज उसे शाम में भी देर से आने की उम्मीद थी। वह विकास संग पलंग पर प्रेम की पींगे भर रही थी। वो लापरवाह होकर फिर से अपने रास में लग गई। ज्यों ही प्रीतम और पड़ोसियों ने झटके से दरवाज़ा तोड़ा, सामने प्रीतम के संग पास पड़ोस के लोगों को देखकर उसके होश उड़ गए। वहीं सामने का नज़ारा देख मोहल्ले वाले भी भौचक सामने देख रहे थे। विकास माया के ऊपर लेटा हुआ था और उसका ब्लाउज खुला हुआ था। साड़ी जांघों तक ऊपर थी। दोनों अर्धनग्न अवस्था में एक दूसरे से लिपटे हुए थे और हाँफ रहे थे। वह कुछ बोलती इससे पहले ही पूरा हुजूम उसके आंगन में घुस गया और विकास को भी धर दबोचा। पत्नी माया के सामने हमेशा भीगी बिल्ली बना रहने वाला प्रीतम आज न जाने कैसे बब्बर शेर बनकर दहाड़ता हुआ उस पर पिल पड़ा और चिल्लाया, आज मैं इसको जान से मारकर ही चैन की सांस लूँगा। उस दिन के बाद से फिर ना तो माया कभी मोहल्ले में दिखी और ना ही उसका प्रेमी। सुना था कि विकास भी उसे छोड़कर भाग गया था। वह दूसरे शहर जाकर कई घरों में बर्तन मांजकर फटे हाल गुजारा कर रही है।